हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम विकास परक मई महीने का ये थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है, जो घटनाएं घटी है उससे संबंधित है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग अगर छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। या फिर ऊपर आई बटन लिंक शो हो रहा होगा, वहां से जाकर आप छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के वीडियो को देख सकते हैं, पूरे डाटा सहित। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल में नया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो कार्निवैक को-1 वैक्सीन है, ये वैक्सीन दुनिया में अभी कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका रूस में पंजीकृत किया गया है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी घोषणा रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी जो है, रोजर खोजंडजोर जो हैं, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो ये दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो इसमें जो नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले पशु जो टीके का नाम है, वह है कार्निवैक को-1 रखा गया है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार इस टीके के उपयोग से पशुओं में वायरस के उत्परिवर्तन को रोका जा सकता है, कार्निवैक को-1 के जरिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यह है मानस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल ही में भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप्स को मानस ऐप्स नाम दिया गया है। ये जो मानस ऐप्स है, अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें या इसका अर्थ देखें, तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। यह एक व्यापक और राष्ट्रीय डिजिटल भलाई मंच है। ये जो मानस है, इसमें विभिन्न राष्ट्रीय निकायों, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित और शोधित साधनों को एकीकृत किया गया है। ये जो मानस ऐप्स है उसमें। साथ में अगर हम लोग यहाँ देखें तो कोविड-19 और जो मानसिक स्वास्थ्य है, उन दोनों का जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि ये जो महामारी है, ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल कंपनी प्रैक्टो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य परामर्शों की संख्या में 665% की वृद्धि हुई है। उनमें से ज़्यादातर लोग 21 से 40 वर्ष की आयु के थे। अमेरिका में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं में से 90% ने निराशा और चिंता की शिकायत की है। तो ये सब शोध किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग मानसून का, क्योंकि मानसून अभी लगभग आ ही गया है छत्तीसगढ़ में। तो देखते हैं कि जो भारत में मानसून की भविष्यवाणी है, उससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं। तो जो भारतीय मौसम विभाग, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ने हाल ही में घोषणा की थी कि लंबी अवधि के औसत के 98% पर दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में मानसून वर्षा को प्रभावित करने वाले ला नीना जो है या फिर अल नीनो है के अनुपस्थिति होने की संभावना है। इसके अलावा भारतीय मानसून पर सीधा असर डालने वाले इंडियन ओशियन डिपोल के भी इस साल तटस्थ रहने की उम्मीद है, ऐसा बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा, भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है। और इसकी जो लंबी अवधि औसत, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज अगर देखें, तो मानसून की जो लंबी अवधि की औसत 88 सेंटीमीटर है, 96% और 104 LPA, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज के बीच की बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है। और साथ ही साथ 2020 में भारत में वर्षा लंबी अवधि की औसत का 109% थी।
2019 में अगर देखा जाए तो भारत में वर्षा लंबी अवधि के औसत का 110% थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि जो भारत में मानसून की भविष्यवाणी कैसे की जाती है। तो जो IMD है उसके द्वारा भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक है जो सांख्यिकी विधि। इसमें मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की जाती है। जो सांख्यिकी विधि है उसके द्वारा किया जाता है, वे अतीत में मानसून की ऐतिहासिक घटना से संबंधित होते हैं। दूसरा जो है वो गतिशील विधि, जिसको बोला जाता है डायनामिकल मेथड। ये क्या होता है कि वायुमंडलीय और महासागरीय परिस्थितियों को सिमुलेट किया जाता है इसके माध्यम से, जो गतिशील विधि है उसके माध्यम से। उसके बाद आता है गतिशील सहसांख्यिकी विधि, जिसमें प्रकृति में अनुभवजन्य विधि का उपयोग अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे देशों में किया जाता है। ये सब जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये सब देशों में इसका उपयोग किया जाता है गतिशील सहसांख्यिकी विधि का। उसके बाद यहाँ बताया गया कि जो आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए इस वर्ष आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम जो तारीख है वो 30 जून तक बढ़ा दी है। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा समाप्त होने वाली थी। इससे पहले केंद्र ने महामारी के कारण 30 जून 2020 की पिछली समय सीमा से समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग पेन के बारे में कि ये पेन आखिर होते क्या हैं। तो ये जो पेन होते हैं वो परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। यह एक 10 अंक की अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा दी जाती है। यह आयकर विभाग को व्यक्ति के लेन देन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। लेन देन में TDS, TCS, कर भुगतान, आयकर रिटर्न, निर्दिष्ट लेन देन आदि इसमें शामिल होते हैं। तो ये फायदा होता है पैन कार्ड का। फिर उसके बाद आता है ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट। तो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी बताई गई है। भारत में वर्तमान में 5183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। 5183 इतने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सर्जनों की 9%, चिकित्सकों की 78.2%, स्त्री रोग विशेषज्ञों की 69.7%, बाल रोग विशेषज्ञों की 78.2% की कमी है। मतलब बहुत ज़्यादा कमी है एक तरीके से देखा जाए तो। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृति पद रिक्त भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक डॉक्टरों की संख्या 24,918 है। लगभग 8,638 पद अभी खाली हैं। PHC में डॉक्टरों की कमी उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखभाल की प्रणाली को एक तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको रीढ़ माना जाता है। इन केंद्रों में कम से कम 30 बेड होने चाहिए। उन्हें विशेष सेवाओं के साथ कम से कम 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर करना चाहिए। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सक, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ जैसे 4 चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। उसमें कौन कौन से आएंगे? तो एक सर्जन हो गया, एक चिकित्सक हो गया, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, एक बाल रोग विशेषज्ञ। ये जो 4 चिकित्सा विशेषज्ञ हैं ये होने ही चाहिए।
और साथ में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका अगर हम लोग देखें तो 4 से 6 बेड वहाँ होने चाहिए। 14 अधीनस्थ पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होना चाहिए। 14 मतलब स्टाफ होने चाहिए और 4 से 6 बेड वहाँ होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और उप केंद्र की अगर बात करें तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे परिधीय संपर्क बिंदु है। इसमें HW महिला या ANM और एक HW पुरुष शामिल होना चाहिए। HW का अर्थ होता है हेल्थ वर्कर और ANM का अर्थ होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में, ग्रामीण स्वास्थ्य जो है उसमें देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार के उपायों को हम लोग जानते हैं कि क्या उपाय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो जो केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नई केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत शुरू की जाएगी। मौजूदा उपकेंद्रों या PHCS में परिवर्तन के लिए लगभग 1,50,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। 1.5 लाख के करीब मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का लक्ष्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करना है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये क्या है कि ग्रामीण आबादियों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ये थी सरकार की जो कोशिशें, इसके प्रति जो सरकार उपाय कर रही है कि अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य कैसे मुहैया कराया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पुतनिक वी को मंजूरी। तो DGCI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन को सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने एक विशेषज्ञ पैनल ने कोरोना जो कोविड-19 है उसके वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकाल उपयोग की मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के मिलने पर स्पुतनिक भारत में उपलब्ध होने वाला तीसरा कोविड-19 का वैक्सीन होगा। और ये जो स्पुतनिक वी टीका है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो जो स्पुतनिक वी है एक रूसी टीका है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ने वैक्सीन पर नैदानिक परीक्षण करने और भारत में इसके वितरण अधिकारों के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ भागीदारी की है। इस टीके ने अपने चरण 3 परीक्षणों के दौरान 91.6% प्रभावकारिता हासिल की है। 91.6%, बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, तो वर्तमान में जो भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और जो एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड जो है के टीके का उपयोग किया जा रहा है, उन्हें आपातकाल उपयोग प्राधिकरण दिया गया है। आपातकाल उपयोग प्राधिकरण टीका का एक अंतरिम अनुमोदन है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है वो कोवैक्सीन के बारे में बताया गया कि कोवैक्सीन एक भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसका प्रभावकारिता दर 81% बताया गया है। 81% इसका प्रभावकारिता को बताया गया है। और ये जो कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह होता है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया जाता है। और अगर हम लोग कोविशील्ड की बात करें तो ये जो कोविशील्ड है ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह चिंपांजी के एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से तैयार किया गया था।
ये कोविड-19 जो वायरस है की तरह दिखने वाला एक वायरस को संशोधित किया गया है। यह भी 2 खुराक में लगाया जाता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी होगी। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जो नए बने हैं अभी इनको हरा के ट्रंप को, तो हाल ही में उन्होंने घोषणा किया है कि जो अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस लेगा। अमेरिका द्वारा घोषित नई समय सीमा 9/11 हमलों को 20वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। तो जो ये 9/11 का हमला है वो तो लगभग सबको पता है कि 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के खिलाफ 4 हमलों की एक श्रृंखला आयोजित की। आतंकवादी ने 4 यात्री विमान हाईजैक किए थे और मैनहट्टन में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में 2 विमानों को टक्कर मार दिया था। 1 घंटे के भीतर 110 मंजिल टावर ढह गया और तीसरा विमान जो था वो पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। मेन जगह को टारगेट किया गया था। चौथा विमान था वो स्टैनसिलिक टाउनशिप जो है पेंसिल्वेनिया में एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत ही भयंकर मतलब अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। लोगों की रूह तक कांप गई थी 9/11 का हमला देखकर। उसके बाद यहाँ देखते हैं समझौता जो है वो फरवरी 2020 में अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने 14 महीने में सभी सैनिकों को वापस लेने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए थे। तो सैनिकों की वापसी का प्रभाव, तो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की गति तेज होगी। तालिबान ने पहले घोषणा की थी कि वह अफगानिस्तान के साथ किसी भी शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होगा जब तक कि सभी विदेशी जो सेनाएं हैं देश से बाहर नहीं निकल जाती। और शांति शिखर सम्मेलन अप्रैल 2021 में तुर्की में आयोजित किया जाएगा। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार जो अमेरिकी सैनिकों की वापसी 2001 में किए गए राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों से समझौता कर सकती है। इस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ सकती है। अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट का एक हिस्सा है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तालिबान के आने से अफगानिस्तान में भारत के आर्थिक हित दांव पर लग सकते हैं। यह भारत को उच्च सुरक्षा खतरे में भी डालेगा क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की प्रमुखता बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता है तो तालिबान के आने के बाद। और अगर हम लोग यहाँ पास देख लेते हैं कि जो भारत और अफगानिस्तान है उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पास अफगानिस्तान के साथ भारत के विकास साझेदारी को चलाने वाले 5 प्रमुख स्तंभ मानवीय सहायता पहले नंबर पे, फिर आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण, ये सबसे एक दूसरे से साझेदार हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 1 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की है। भारत ने इंदिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना के लिए अफगानिस्तान की मदद की। यह एक 400 बिस्तर का अस्पताल है। भारत अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में 116 नए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी 2017 में स्थापित की गई थी। भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 बाहर बंदरगाह भी विकसित कर रहा है। और उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जारगंज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क का निर्माण ईरान की सीमा तक माल और सेवाओं की मदद के लिए किया जा रहा है। मतलब कहाँ से कहाँ तक? तो जारगंज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो भारत में फेसबुक की पहली नवीनीकरणीय परियोजना, तो फेसबुक ने हाल ही में क्लीनमैक नाम का एक स्थानीय फर्म से भारत में नवीनीकरण ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत में फेसबुक की पहली नवीनीकरण परियोजना है। तो इस परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
तो ये जो परियोजना है यह कर्नाटक में स्थित परियोजना है। इसकी क्षमता 32 मेगावाट बताई गई है। परियोजना के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स जो भारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पर 1 जून से सोने के हॉल मार्किंग अनिवार्य की जाएगी। भारत सरकार ने 1 जून 2021 से सोने की कलाकृतियों और आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू करने जा रही है। वर्तमान में देश में सोने की हॉल मार्किंग स्वैच्छिक है। तो सोने की हॉल मार्किंग क्या है जिसको अनिवार्य करने जा रहा है? अभी तक तो स्वैच्छिक था, यहाँ देखिए अभी तक स्वैच्छिक है लेकिन अनिवार्य 1 जून से हो जाएगा। तो कैसे? गोल्ड हॉल मार्किंग सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की शुद्धता प्रमाण पत्र करता है। नए नियमों के तहत केवल 3 ग्रेड के गहने अब हॉल मार्क किए जाएंगे, एक 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट। इससे पहले सोने के गहने के 10 ग्रेड हॉल मार्क किए गए थे। नए गोल्ड हॉल मार्क में 4 अंक होंगे, वो कैरेट में शुद्धता, BIS मार्क, परख केंद्र के नाम और साथ में जौहरी के पहचान चिन्ह, ये चारों चीज उसमें प्रदर्शित होंगे। PLI योजना, ये PLI योजना क्या है? क्रिटिकल बल्क ड्रग्स की मंजूरी दी गई। तो ये क्या है? PLI ये रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत 16 आवेदकों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी देश में दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी। अनुमोदित जो आवेदक हैं वो देश में दवा निर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे। वे इन इकाइयों की स्थापना में लगभग 348 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इन संयंत्रों से 3000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होगी और साथ में प्लांट का जो काम है वो अप्रैल 2023 से शुरू होने की उम्मीद है, ये PLI योजना के तहत। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया गया है पोषण ज्ञान। ये पोषण ज्ञान क्या है? तो ये भारत के खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के बावजूद देश में उच्च कुपोषण की स्थिति है। इसलिए कुपोषण को समाप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जो मिशन आहार क्रांति है, ये मिशन आहार क्रांति के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य जो है या लक्ष्य जो है वो पोषक संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। यह स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को बढ़ावा देगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो भारत में जितनी कैलोरी की खपत करता है उससे 2 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन अभी भी देश में कई लोग कुपोषित हैं। मतलब खपत अगर 100% का हो रहा है तो उत्पादन 200% का हो, लेकिन आखिर कारण क्या है कि अभी भी देश में कुपोषण का मामला बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रायसीना डायलॉग, ये क्या है? तो PM मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यह वार्ता के उद्घाटन सत्र में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो हैं वो भी इस सत्र में सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे रीहैब प्रोजेक्ट। ये रीहैब प्रोजेक्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट रीहैब का अर्थ होता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। तो इसे कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क, कर्नाटक में जो नागरहोल नेशनल पार्क है में 4 स्थानों पर लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का मुख्य अगर उद्देश्य की बात करें हम लोग तो इसमें दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हाथी मानव संघर्ष को रोकना, ये परियोजना को अत्यधिक लागत प्रभावी है। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज मतलब रीहैब, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो रीहैब।
और रिहैब कैसे काम करेगा तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह परियोजना हाथियों को मानव बस्ती में प्रवेश करने से रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ मधुमक्खी को झुंड जो रहेगा वो हाथियों को परेशान करता है तो उससे दूर रहेंगे। मधुमक्खी के बक्से हनी मिशन के एक भाग के रूप में प्रदान किए गए थे। हनी मिशन को 2017 में KVIC द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो मधुमक्खी पालन में जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। उसी तरीके से हम लोग अगर आगे देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ बताया गया कि भारत की पेट्रोलियम खपत में कमी। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत 9.1% की कमी आई है। यह पहली बार है जब पेट्रोलियम की खपत 1998-99 के बाद इतनी अधिक कमी आई है। 98-99 के बाद डायरेक्ट अभी 20-21 में मतलब लगभग देखा जाए तो 20-21 साल हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं को। तो डीजल की खपत 12%, पेट्रोल की खपत 7% तक गिर गई है। 2020-21 में जो डीजल की खपत है वो 72 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 27 मिलियन टन थी। और साथ ही साथ कुल मिलाकर भारत में पिछले वर्ष 12 मिलियन टन की तुलना में 194.63 टन पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया गया। घरेलू रसोई गैस की अगर हम लोग बात करें, LPG एकमात्र ईंधन था जिसकी खपत 2020-21 में बढ़ी है। रसोई गैस की खपत की अगर बात करें तो 7% तक इसमें वृद्धि हुई है। 19-20 में देखा जाए तो LPG की खपत 26.33 मिलियन टन थी। वही 20-21 की बात करें अगर LPG की तो 27.59 मिलियन टन रहा है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो भारत ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण में नया रिकॉर्ड बनाया। तो इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 में पहले 4 महीनों में 7.2% से अधिक पहुंच गई है। यह पहली बार है जब भारत एक स्तर पर पहुंचा है। भारत 2022 तक 10% सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वहीं अगर यदि तेल विपणन कंपनी अपने द्वारा अनुबंधित इथेनॉल को उठाती है तो नवंबर 2021 तक भारत औसतन 8% तक पहुंच जाएगा। अब तक भारत में पेट्रोल के साथ सबसे अच्छा इथेनॉल मिश्रण 2% था अभी तक। और ये इथेनॉल, ये जो E20 ईंधन की बात की जा रही है, इससे संबंधित वीडियो के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है कि E20 ईंधन क्या होता है या इथेनॉल का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, पूरा विस्तार से वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में जो लिंक शो हो रहा है वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं इथेनॉल या फिर E20 ईंधन जिसे कहा जाता है उसके बारे में। तो इथेनॉल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो इथेनॉल का उत्पादन है वो मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जा सकता है और भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया खास प्रक्रिया है और इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है। यह ईंधन के आसान और पूर्ण दहन की अनुमति देता है। इथेनॉल को एक नवीनकरणीय ईंधन के रूप में माना जाता है, इसीलिए इथेनॉल का बहुत महत्व है। और क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति के उपयोग करते हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, तो चिनाब ब्रिज में आर्क क्लोजर बना हुआ है। ये चिनाब कहाँ है देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल के आर्क क्लोजर को पूरा किया। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। इसका अगर मुख्य बिंदु हम लोग देखें, यह जो पुल है ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। इस नदी का 467 मीटर का केंद्रीय फैलाव है। यह नदी के तल से
359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यह पुल दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है या किस नदी पे बनाया गया है, किस देश में बनाया गया है। तो आप लोग इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से विकास परक का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।